बाजारों में हल्की तेजी के साथ शुरुआत के हैं आसार। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कैसे रहेगा ट्रेड, क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं दीपांशु भंडारी। वायदा बाजार की मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले जानेंगे अनिल जी से कि कहां पर रखनी है आपको नजर। नए आईपीओ खुल रहा है, उस पर भी करेंगे सर से चर्चा और ढेरों स्टॉक सेक्टर्स एक्शन में हैं ही, तो वहां पर भी करेंगे फोकस। बताएं सर, आज के अहम ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? दीप, अहम ट्रिगर्स में अमेरिकी बाजारों से ट्रिगर्स देखें, संकेत देखें तो आप मिले जुले नजर आएंगे। अमेरिका में कमजोरी रही, डाउ में 85 अंकों की उम्मीद इससे कहीं ज्यादा की थी। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 150 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, उसके मुकाबले में कम गिरे। नैस्डैक जरूर 180 अंक गिरा है। आज रात अमेरिका में अहम बैठक है फेड की, उससे पहले थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी रही और वही हाल डाउ फ्यूचर्स का भी है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, ठीक दिख रहे हैं रिजल्ट्स। और उसके अलावा कई सारे मिड कैप्स हैं, स्पेशली दो फार्मा कंपनियां जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए, टोरेंट फार्मा और ग्रेन्यूल्स। तो कल की फार्मा शेयरों की तेज गिरावट के बाद आज ये दो स्टॉक तो कम से कम संभलने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में आज दो दिग्गजों के नतीजे हैं और वहीं वायदा कारोबार में 5 और कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। तो मारुति और नेस्ले, ये दो वो स्टॉक हैं जो आज रिजल्ट्स पेश करेंगे। रोलेक्स रिंग्स बेहद इंटरेस्टिंग आईपीओ है, थोड़ी देर में पूरा विस्तार से करेंगे इसका विश्लेषण और बताएंगे क्या इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो ये हैं आज के बड़े ट्रिगर्स। दीप, बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के लिए भी, पर एक बार ग्लोबल बाजारों पर फिर से नजर डाल देते हैं सर। कल तो 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है यूएस में, पर उतनी भारी गिरावट भी नहीं थी और नतीजे तो वहां पर लगातार अच्छे आ रहे हैं। एप्पल का रिकॉर्ड मुनाफा आते हुए दिखा है सर। तो कैसे समझे ग्लोबल एक्शन को, स्पेशली क्योंकि आज शाम को फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, कहां पर रहेगी सबकी नजर? ग्लोबल और लोकल दोनों ही एक्शन। दीप में एक ही बात मैं आपको समाप्त कर सकता हूं और वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का पूरा लब्बो-लुबाब। 3:30 बजे के बजाय अभी वो है वेट एंड वॉच। अमेरिका में भी वेट एंड वॉच वाला मामला था, हमारे यहाँ भी वेट एंड वॉच वाला मामला है और वो खास तौर से कल के लिए इसलिए कि आज रात अमेरिका में फेड की अहम बैठक है और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल थोड़ा डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। और कल हमारे यहाँ वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन है, उस लिहाज से हम वहाँ से कल डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो आज के बजाय कल का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन की तैयारी आज ही से करनी है और आज की तैयारी अमेरिका से करते हैं। अगर अमेरिका में देखिए आप, बहुत बढ़िया नतीजे आते दिख रहे हैं तमाम कंपनियों के, स्पेशली बड़ी कंपनियों के रिजल्ट तो बहुत ही जोरदार दमदार है। तो अब इन रिजल्ट्स को देखते हुए कम से कम आपको एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और वो ये कि अमेरिकी बाजार बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत जोर से गिरेंगे नहीं। कम से कम मुझे तो ये कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस तरह की दिग्गज कंपनियां नतीजों पर लगातार बीट कर रही है। पहले से उम्मीदें ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि उम्मीदें ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद नतीजे बहुत अच्छे आते दिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली बाजार और स्टॉक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है माइक्रो फैक्टर के तौर पर कि कंपनियों के रिजल्ट्स मजबूत रहे और वो रिजल्ट्स बेहद मजबूत दिख रहे हैं। तो अमेरिका में रिजल्ट्स के लिहाज से आपके लिए डाउन साइड रिस्क कम है। तो फिर सुस्ती क्यों? सुस्ती होना लाजमी है। 4-5 दिनों से बढ़िया तेजी बनी है अमेरिकी बाजारों में, लाइफ टाइम हाई लगातार बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में थोड़ा ब्रेक लगता है तो गलत क्या है, और वो भी उस समय जब फेड की आज अहम बैठक है। अब फेड की बैठक में क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरह के संकेत हैं, कुछ भी नहीं होने के संकेत ज़्यादा हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा नहीं। फेड कोई एग्रेसिव बयान अच्छा या खराब देगा इसकी भी संभावना कम है। सधा हुआ बयान आएगा, वो ये कहेगा कि देख रहे हैं, देखेंगे, नज़र है, इस तरह की बातें होने की ज़्यादा संभावना है। फिर भी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। तो फेड चेयरमैन के बयान पर नज़र रहेगी। अगर वो किसी तरह का ये बयान देते हैं कि नहीं, नौकरियां अच्छी लग रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, टेपरिंग करने का वक्त जल्दी आने वाला है, ब्याज दरें समय से पहले बढ़ सकती है, तो वो थोड़ा मूड माहौल ख़राब कर सकती है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर बाजारों को तेज़ी ही करनी है तो इसे इकोनॉमी की मजबूती के तौर पर देखकर बढ़ भी सकते हैं। तो फेड चेयरमैन क्या कहेंगे, उसका बाजार क्या अंदाज़ा लगाएगा, उसका अनुमान लगाने के बजाय बेहतर यह है कि कल सुबह हम अमेरिकी बाजारों को देख लेंगे और वहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ होता है। तो मैं अमेरिकी बाजारों को लेकर सिंपल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, कल पूरा आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा। एक दिन की रिस्क आपको संभाल कर चलना है, सिंपल वो ध्यान में रखना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई बड़ा एक्शन फेड की बैठक से हो, कोई बड़ा एक्शन बाजार में आज हो, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। तो ग्लोबल संकेत
कंपनियों के नतीजे जो हमारे हाथ में जो हमें पता है उसके मुताबिक बहुत ही बढ़िया है, और उस लिहाज से डाउन साइड रिस्क आपकी काफ़ी कम है। और अमेरिका में जो कमजोरी रही वो उम्मीद से काफ़ी कम रही। रिकवरी बेहद शानदार और निचले स्तरों से रिकवर होकर दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास डाउ बंद होने में कामयाब रहा। भले 80-85 पॉइंट नीचे बंद हुआ तो मेरे लिए संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर है ग्लोबल संकेत। जी जी। चलिए, तो ये अच्छी बात है सर कि जो ग्लोबल संकेत हैं वो न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हैं, और भारी गिरावट के बाद आज हांगकांग के भी बाजार थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं सर। अब देखते हैं चाइना से कुछ और सरप्राइज एक्शन ना आ जाए, बट डेफिनेटली एक और फैक्टर जहां पर बाजार की नज़र है। अच्छा सर, हमारे बाजारों पर भी थोड़ी नज़र डालिए। आज का सेटअप की बात करें उससे पहले, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले का एक्शन है, वेडनेसडे को बड़ी मूव्स आती हैं और हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी में जाते समय बाजार थोड़े हल्के भी होते हुए दिखे। कैसे देखें इसको? हल्के नहीं डीप, बहुत हल्के, बढ़िया वाले, शानदार वाले हल्के। मतलब मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले पुट कॉल रेशियो 0.9 100% ओवरसोल्ड है, कोई डाउट ही नहीं है ये मार्केट ओवरसोल्ड है। मतलब आप लाइफ टाइम हाई के आसपास है, मंथली एक्सपायरी के आसपास है, और इतना नीचे का पुट कॉल रेशियो, यानी कि मतलब पूरा व्यू मंदी का भी बाजार में बराबर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो और ऐसा ही बाजार चाहिए जो लाइफ टाइम हाई के आसपास ओवरबोट ना हो। ओवरबोट बाजार में झटका खाने की ताकत नहीं होती। फर्ज करें आज रात को अमेरिकी बाजारों में कुछ खराब हो जाए, या फेड की मीटिंग के बाद कुछ वो खराब बोल दे कर दे, ठीक है ना, फेड की मीटिंग और बाजार चाहे कुछ भी बोले, चलो बाजारों को बुरा लग जाए या बाजारों का रिएक्शन नेगेटिव हो, तो कल क्या? ये हल्का पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है आपको कि आज या कल में लोअर लेवल से या तो आपको तगड़ी खरीदारी आती हुई दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, या आप गैप से खुलेंगे। दो में से एक बात होनी तय है। अगर आज हम नीचे हो जाते हैं, कमजोर खुलते हैं, अब धीरे धीरे ऐसे 50 मजबूती बना रहा है, अदरवाइज अगर आज हम नीचे खुलते तो एक बहुत बढ़िया शानदार रिकवरी का बेस आपके लिए बन सकता था। क्योंकि गैप से खुलेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी आना तय है। 0.9 पुट कॉल रेशियो 100% ओवरसोल्ड है, और इस एकमात्र डेटा के दम पर मैं आपको कह सकता हूं कि बाजार में एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग, एक मजबूती का ट्रेड बनेगा ही बनेगा। अब उस ट्रेड में इंपॉर्टेंट लेवल्स पर पहुंचे ऊपर की तरफ, वहां पर आपको निकलना भी है, क्योंकि ट्रेड अभी भी दोनों तरफ के मिलेंगे और इवेंट्स बहुत हैं। फेड की मीटिंग है, हमारी एक्सपायरी है, तो आपको ऊपर के लेवल पर खरीदारी करने के बजाय ऊपर के लेवल पर एग्जिट करना है। वापस नीचे बाजार जब मौका आपको देगा फिर से एंट्री कीजिए। बाजार आपको रोज नीचे भी मौका दे रहा है, अब आप ले पाए नहीं ले पाए, और रोज आपको ऊपर भी मौका दे रहा है। आप बेच ना पाए बेच पाए, आपकी मर्जी है, लेकिन पूरा कंप्लीट परफेक्ट रेंज बाउंड ट्रेड है। इससे बढ़िया रेंज में ट्रेड करते हुए इतने लंबे समय तक, जैसा दीप आपको याद है अपने अप्रैल और मई के महीने में, मतलब गजब का समय था जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अनाप शनाप तेजी। जो खरीदो उसमें पैसा बनता है, सुबह खरीदो दोपहर में पैसा बनता है, आज खरीदो कल बनता है, इस हफ्ते खरीदो अगले हफ्ते बनता है। वही वाला पैसा रेंज बाउंड ट्रेड में जो स्किल ट्रेडर्स हैं, जो दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचना जानते हैं, निचले सिरे पर खरीदना जानते हैं, ट्रेंड के विपरीत, उनका पैसा भी इसी तरह से बन रहा है पिछले 3 से 4 हफ्तों में। इतना लंबा रेंज बाउंड इंडेक्स का ट्रेड कम देखने को मिलता है। अब रेंज से बाहर तो निकलेगा, कब निकलेगा, किस तरह निकलेगा भगवान जाने, लेकिन जब तक ना निकले तब तक आपको इस रेंज में आराम से बिंदास आपको ट्रेड करना है दोनों तरफ। और आज भी फिर मजबूत शुरुआत होने के बाद आप जैसे जैसे 15,850 15,900 की तरफ बढ़े, वहां पर 100% आपको बिकवाली करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर से नीचे के लिए तैयार हो जाना है। और अगर पहले नीचे आ जाए 15,700 और इसके नीचे की तरफ, वहां पर 100% आपको खरीदारी भी करनी है। और रेंज से बाहर किसी न किसी एक दिन निकलेगा, वो आज निकलता है, कल निकलता है, अगले हफ्ते या अगले महीने, ये तो हमें पता नहीं। जिस दिन निकलेगा उस दिन आपको अपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। तो आज के सेशन में दीप ग्लोबल मार्केट से भी ज्यादा मेरे लिए सबसे पॉजिटिव टिगर भारतीय बाजारों के लिए है, तो वो एक मंथली एक्सपायरी जुलाई सीरीज की, और उससे पहले भयंकर ओवरसोल्ड बाजार, जो कि एक रिकवरी आपको जरूर दिखाएंगे। जी बिल्कुल सर, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम बातें इस समय बाजार की। और सर आगे एक्शन बढ़ाएं इससे पहले एक बार कोफोर्ज पर नजर डाल देते हैं। वैसे आजकल आईटी कंपनीज यूजुअली बाजार खुलने से पहले नतीजे नहीं देती हैं जो पहले दिया करती थी, बट कोफोर्ज नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं।
हम मुनाफे का अनुमान लगा रहे थे 130 करोड़ रुपए का। उसके सामने आप देखिए मुनाफे का जो फिगर आपको आते हुए दिख रहा है इस समय, वो लगभग अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिख रहा है। जहां तक कोफोर्ट की बात है, 160 करोड़ का इनका एबिट आते हुए दिखा है। हमने अनुमान लगाया था 175 करोड़ का। तो थोड़ा यहां पर अगर आप देखें, एबिट अनुमान से कमजोर है। मुनाफा भी 124 करोड़ का आया है, हमने अनुमान लगाया था 130 करोड़ का। तो मुनाफा अनुमान मुताबिक आपको आते हुए दिखा है। तिमाही दर तिमाही देखें तो 133 करोड़ से गिरकर 124 करोड़ का मुनाफा आया है, थोड़ा अनुमान से कमजोर है। बट जो एबिट आया है 159 करोड़ का, 160 करोड़ का, वो हमारे अनुमान से थोड़ा सा सुस्त है। हमने 174 करोड़ का अनुमान लगाया था और तिमाही दर तिमाही देखें तो 165 करोड़ के मुकाबले, यानी कि एबिट थोड़ा गिरकर आया है, यानी कि मार्जिन प्रेशर भी आते हुए दिखेगा। हम 12.3% के मार्जिन के साथ यहां पर चल रहे थे। डॉलर रेवेन्यू 191 मिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया जा रहा था, देखते हैं किस तरह का आता है। और आय आई है 1462 करोड़ की, हमारा अनुमान 1408 करोड़ का था। तो आय अनुमान से ज्यादा आती हुई दिखी है। थोड़ा रुपी डेप्रिसिएशन का भी यहां पर रोल है, पर कामकाजी तौर पर हल्की सी सुस्ती देखी है और मुनाफा भी थोड़ा अनुमान से कमजोर आया है। तो सर, पहला नतीजा आज का ऑलरेडी आ गया है। कोफोर्ज अनयूजुअल, आजकल बाजार खुलने से पहले काफी कम आईटी कंपनीज अब नंबर्स देती हैं, बट कोफोर्ज के नंबर्स भी स्क्रीन पर आते हुए अब बाकी ढेर सारे नंबर्स हैं वहां पर भी नजर रहेगी सर। पर आइए एक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं सर। आज के आईपीओ पर भी आपसे राय लेनी है, पर उससे पहले आज का सेटअप समझाएं सर। संकेत आपको क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर रख लें। आपको जैसा मन करे, आपका मन अच्छा है तो पॉजिटिव कर लो, और आपका मन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो उसे न्यूट्रल कर लो। मेरे लिए पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव रखा है आज के ग्लोबल। अच्छा दीप, एक चीज़ बताऊँ आपको, कल के जो संकेत थे और आज के संकेतों में कोई खास फर्क है नहीं मेरे लिए। कल भी एकमात्र नेगेटिव एफआईएस की बिकवाली का था और आज भी एकमात्र नेगेटिव एफआईएस की बिकवाली का है। तो ये आपके लिए, और बाकी सारे संकेत मेरे लिए पॉजिटिव साइड पर हैं। तो मेरे लिए कोई भी संकेत ऐसा नहीं है जिससे मुझे परेशानी या दिक्कत हो। सारे के सारे संकेत मेरे लिए पॉजिटिव साइड पर। अब आइए दिन की सपोर्ट रेंज आपको बता दूं। निफ्टी 15,650 15,700 दिन के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा, और गैप से खुल जाने के बाद तो पक्के तौर पर ये बहुत बढ़िया सपोर्ट आपके लिए रहेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन एक्सपायरी के एक दिन पहले का ट्रेड है तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, और वो होगा 15,575 से 15,625 का लेवल जो है वहां पर आपको फोकस करना है। यहां पर निफ्टी पर ऊपर की तरफ 15,800 15,825 हल्की रुकावट का लेवल है। इसे पार करने के बाद 15,850 15,900 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो वहां पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी यहां पर भी लेवल्स में कोई बदलाव नहीं, कल ही वाली रेंज है 34,450 34,600, माफ कीजिएगा 34,550 34,675 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, आसानी से नहीं टूटने वाला है। फिर भी बैंक निफ्टी की रेंज हमेशा, और एक्शन ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो 35,300, माफ कीजिएगा 34,350 से 34,425, ये 75 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर आपको सारी शॉर्ट काट लेनी है, फ्रेश खरीदारी भी जरूर करनी है। ऊपर की तरफ 34,975 35,075 हल्की रुकावट का लेवल है, इसको पार करके आगे बढ़े तो 35,200 से 35,350 की रेंज में पहुंचेंगे, वो शॉर्ट करने का लेवल है, और प्रॉफिट बुकिंग तेजी की पोजीशन में से भी निकल जाने का। ये है रेंज और लेवल जिन पर आपको रखनी है नजर, बड़ी रेंज के तौर पर, बड़े जोन के तौर पर दीप आपके लिए। जी बिल्कुल सर, तो ये तो रही आपके लिए बड़ी रेंज आज की। दिन के हिसाब से कौन से लेवल्स पर नजर रहेगी? ट्रेडिंग रेंज क्या है सर आज के लिए? 15,700 15,800, 700 के नीचे खराब, 800 के ऊपर अच्छे, और इस रेंज में कुछ नहीं, आराम से टाइम पास, सिंपल ये। और ज्यादा होने वाला यही है दीप, देखना, और ज्यादा ज्यादा क्या 25 पॉइंट और बढ़ जाएंगे 15,825। तो बेसिकली 15,800 850 पहला कंजेशन जोन है, और इसलिए मीडियम रेंज 15,650 से 15,850 की निकल कर आती है, और बड़ी रेंज 15,575 से लेकर 15,900 की आपके लिए इस पर करना है आपको फोकस। ये है आपके लिए बहुत साफ सुथरी, क्लियर कट, क्लीन रेंज निफ्टी की। बैंक निफ्टी 34,675 34,975 दिन की आपकी छोटी रेंज है, 34,550 35,075 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज के तौर पर 34,425 और 35,175 35,200 की रेंज मान ले, जो आपके लिए बड़ी रेंज है जिस पर आपको करना है फोकस। ये आपके लिए 35,175 कर दे इस रेंज को, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बड़ी रेंज 35,175, यहाँ पर आपको फोकस करना है, ये रेंज आपके लिए निकल कर आती हुई। आइए एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 57% आती हुई दिखी है, थोड़ी सी घटी है, 3% ठीक है।
पुट कॉल रेशियो हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, ओवरसोल्ड है 0.9 पर। 100% आपको लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती हुई दिखेगी ही। इंडिया विक्स 6% बढ़ा है, लगातार तीसरा दिन है जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है। थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत इंडिया विक्स से आते दिख रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये हैं आपके पूरे संकेत आज के लिए। और जैसा अनिल जी ने कहा, पीसीआर ओवरसोल्ड है, तो यहां से डेफिनेटली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार को सहारा मिलना चाहिए। बताएं सर, फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो आज क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग पोजीशन है आपकी तो 15,700 का इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखें और 15,625 का क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस रखें। ये स्टॉप लॉस लेकर चलें आप निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर आपके लिए स्टॉप लॉस बनकर आएगा 34,650 का, कल के लो से थोड़ा सा नीचे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पर 34,400 का स्टॉप लॉस होगा। ये दो लेवल से जिस पर आपको फोकस करना है इंट्राडे और क्लोजिंग के लिहाज से। शॉर्ट पोजीशन है आपकी, किसी न किसी की तो होगी। स्टॉप लॉस मैंने नीचे लिया है, अब तक 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ हम बात कर रहे थे, अब आज मैंने स्टॉप लॉस 15,925 का कर दिया। लाइफ टाइम हाई 15,924 बंद हुए हम निफ्टी पर। उसके ऊपर निकलने पर, और पिछले 4-5-7 दिन से हम 15,900 को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से 25 एक पॉइंट और ऊपर का 15,925 का आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर कल के हाईज के थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और वो होगा 35,200 का। 35,200 के पार निकल कर टिके। और अच्छा, जिसको कम रखना है, जिसको रिस्क कम रखनी है, वो 35,000 का स्टॉप लॉस भी रख सकता है। लेकिन सही और बुकिश स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 35,100 का आ रहा है, इंट्राडे बेसिस पर 35,200 का आ रहा है। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी रिस्क लेने की ताकत के हिसाब से, आपकी जिन लेवल्स पर शॉर्ट बनी है उस हिसाब से अपने आप को पहचाने, अपने ट्रेड को जाने और उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे हिसाब से 35,200 निकल कर आता है, तो ये हो गया आपके लिए स्टॉप लॉसेस। अब आइए मैं आपको निफ्टी की पोजीशन बना दूं। खरीदना है निफ्टी कल के लो पर स्टॉप लॉस लगाकर, और वो है 15,700 का। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ऊपर में 15,800, 15,825 छोटे टारगेट, 15,850, 15,890 मीडियम टारगेट, और 15,900, 15,925 बड़ा टारगेट निफ्टी के लिए बनकर आता है। ये लेवल से आपको खरीदारी करने के लिए आज से अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। शॉर्ट करना चाहते हैं ज़रूर करिए, 15,850 से मन बना लीजिए। बढ़िया जगह है वो शॉर्ट करने के लिए, अगर मिल जाए तो करना चाहिए बिल्कुल। आई डोंट नो अब वहाँ तक पहुँचेगा या उससे पहले हम घूम जाएंगे, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि बीच में 15,800 बड़ा लेवल है जो वायदा कारोबार में हम विस्तार से आगे बात करेंगे दीप। लेकिन 15,850, 15,925 मेरे लिए बढ़िया रेंज है जहाँ पर शॉर्ट करने में कंफर्ट है। शॉर्ट करने में कंफर्ट चाहिए, लेवल ऐसा होना चाहिए जहां आपका कोई भी लेवल आए तो वहां पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, नया ट्रेड करना है, तो वहां पर वो एक कंफर्ट होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए। तो जितना 15,900 के नजदीक आप बेच पाएंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे, और तब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 16,000 का। ठीक है, 15,825, 15,800 छोटे टारगेट, 750, 725 मीडियम टारगेट, और 700 और बहुत हो गया तो 650, उसकी जरूरत नहीं इसलिए लिखा भी नहीं। ये है आपके लिए निफ्टी पर शॉर्ट साइड के सारे टारगेट्स। अब ये तो दीप ये निफ्टी के हो गए सारे के सारे टारगेट्स जो मैंने आपको बता दिए। जी क्लियर है सर, ये तो रहे आपके निफ्टी के टारगेट और कहां पर रखनी है नजर। रेंज भी क्लियर निकल कर आ रही है। अब बैंक निफ्टी के बारे में बताएं सर, क्या करना चाहिए आज? दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी पे तेजी करने का। पहला ट्रेड तो ये कि रेंज का इंतजार करें, उस रेंज में आने पर खरीदें, और वो रेंज है परफेक्ट आपके लिए 34,425 से लेकर 34,675। इसमें क्या करना है, मल्टीपल लॉट खरीदने वालों को पहला लॉट 34,675 पे खरीद लेना है, दूसरा 34,550 पे खरीदना है, तीसरा 34,425 पर खरीदना है। ठीक है, ये तीन अलग अलग लेवल है, और आपको बहुत ही अगर मतलब क्या कहूँ मैं, कंजर्वेटिव चलना है कि रिस्क कम ही रखनी, तो आप आराम से निचले वाले रेंज का इंतजार करो। आया तो ठीक, नहीं आया तो आपका क्या ले गया। ठीक है ना, तो उस लिहाज से आपको ये बैंक निफ्टी की रेंज है जिसमें खरीदारी करनी है, और स्टॉप लॉस लगा लेना है 34,350 का। ठीक है, 34,800, 875 दो छोटे टारगेट, 34,975, 35,075 ये दो मीडियम टारगेट, अगर आप उस रेंज में जाकर खरीदते हैं तो 35,075। थैंक यू वेरी मच। 4 ही टारगेट, ज्यादा नहीं दिया, 4। क्यों दिए 4 ही टारगेट, उसकी वजह दूसरा ट्रेड है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, उनको कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 15,000 माफ कीजिएगा 34,675 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। ऐसे में जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं
उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, और वो होगा 34,650 का। ये ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर नजर रखिएगा। 34,650 ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, क्लियर है। 34,900, 34,975 दो छोटे टारगेट, 35,075, 35,175 दो मीडियम टारगेट। ज़्यादा संभावना तो है कि मीडियम से काम चल जाएगा, इसके पार जाएंगे नहीं। अगर निकल गए तो 35,250, 35,300 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों टारगेट। बैंक निफ्टी पर दोनों तरह से खरीदारी का मेरा जो इरादा है, एग्रेसिव ट्रेडर वाला, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है आज बैंक निफ्टी में। इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल है ना गिरने से इनकार किया है। गिरा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा, लेकिन जो ताकत से गिरना चाहिए या जितना ज़्यादा गिरना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो आधा % की गिरावट बैंक निफ्टी में ठीक है। ऐसा लग रहा है 35,650, 34,650, 34,700 की रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने को तैयार है, और वो ज़्यादा दूर है नहीं। तो यह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए 34,650 के स्टॉप लॉस के साथ। ये ध्यान में रखिए। ठीक है, परफेक्ट। अब आइए शॉर्ट साइड पर कहाँ करें। अभी तक देखो पिछले 2-3 दिनों के रुझान के हिसाब से आप देखेंगे तो 35,075, 35,175 अच्छी रेंज है जहां पर आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट लगा लेना है। 35,300 का शॉर्ट जरूर करें बैंक निफ्टी को 35,300 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट नीचे के छोटे ही हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े मैंने दिए नहीं है। 35,000, 34,925, 34,800 और 34,700, बस इतना काफ़ी है। ये 4 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली, खरीदारी बिकवाली। सारे आंकड़े आपके लिए आ चुके हैं दीप जी। बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग सेशन होना चाहिए, और बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर आपको आज थोड़ा अच्छा एक्शन बनाते हुए दिखा सकता है, तो नजर रखेंगे यहाँ पर सर। जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, बैन से स्टॉक्स और बाहर निकल कर आ रहे हैं। मिड मंथ 8-9 स्टॉक्स आ गए थे, आज सिर्फ 2 स्टॉक्स है बैन में, सेल और वोडाफोन आइडिया। कैनरा बैंक और नैल्को बैन से बाहर आ चुके हैं। चलिए सर, अब थोड़ा डेटा भी समझाएं, किस तरह से देखें जो एफआईएस का डेटा आते हुए दिखा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वायदा कारोबार के लिहाज से आपके लिए? डेटा खराब है दीप, एफआईएस की तरफ से मजा नहीं आ रहा एक्चुअली। बट अच्छी बात है कि उनके बेचने के बावजूद हम गिर नहीं रहे। करेक्ट, मतलब ये पिछले साल 1.5 साल में जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, मतलब अगर आप सोचो ऑन एन एवरेज रिटेल इन्वेस्टर 50,000 लाख रुपए भी मार्केट में लगाएं तो कितना बड़ा नंबर हो जाता है। और वो लिक्विडिटी जो है ना, वो गिरने नहीं दे रही है बाजार को। एफआई ने 1450 करोड़ का कैश में बेचा है, 600 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे हैं, 100 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे हैं। तो तीनों जगह बिकवाली है। डायरेक्शनल तौर पर जो डेटा होते हैं वो तीनों तरफ बिकवाली के। मज़ा नहीं है। ये है आपके लिए डेटा कमजोरी वाले एफआईएस की तरफ से, और इसीलिए मैंने एफआईएस के डेटा नेगेटिव साइड पर रखे। एकमात्र नेगेटिव ट्रिगर आज के लिए एफआईएस के डेटा ही हैं, ये है खराब। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा, सॉरी, घरेलू फंड 730 करोड़ की खरीदारी है इनकी। ठीक है, छोटी मोटी खरीदारी। अब बड़ा आंकड़ा जो आपको दिख रहा है, जिसमें अगर आप एफआईएस के एफएनओ के डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बड़े पॉजिटिव हैं। 3550 करोड़ के आसपास की खरीदारी ऑप्शंस में की है। ऑप्शंस की खरीदारी की कोई खास वैल्यू है नहीं, और वो इस लिहाज से कि सीरीज के अंत में आप आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट है, और उस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने समझने की जरूरत है नहीं। तो मेरा ये मानना है एफआईएस के डेटा खराब है, घरेलू फंड्स की तरफ से डेटा पॉजिटिव है। अब आइए वायदा कारोबार में। वायदा कारोबार का सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पुट कॉल रेशियो 0.9 ओवरसोल्ड। ये आपको शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा, देख लेना स्क्रीन पे आज और कल में आप। अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है आज निफ्टी पर, और वो है 15,800। क्यों है? 15,800 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 70 लाख शेयरों का, और 20 लाख शेयर आज ही कल ही जुड़े हैं। तो 15,800 को पार करके टिक पाना चैलेंज होगा। सो शुरुआत में 15,800, 15,850 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जिन्होंने 15,800 के कॉल बेचे हैं वो 15,850 तक इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें अपनी कॉल राइटिंग में शॉर्ट पोजीशन काट लेनी है या नहीं। तो यहाँ पर इसको पार करके निकल पाना, टिक पाना मुश्किल होगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात ये होगी। अब आइए नीचे की तरफ 15,700, यहाँ पर 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन अच्छा है, बढ़िया साइज का है, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो शुरुआती कारोबार में जो मुझे समझ में आ रहा है एफएनओ के डेटा के लिहाज से 15,700, 15,800 की रेंज है। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, पहली बात। और अभी तक जो डेटा दिख रहे हैं
वो ऐसा लग रहा है आज के सेशन में 15,800 15,850 की रेंज में जाकर हम अटक जाएंगे, इसके ऊपर जाने की संभावना कम है। तो जो लॉन्ग पोजीशंस है अगर किसी की आपकी और आपको प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है, तो 15,800 15,850 की रेंज अभी ठीक दिख रही है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 ये पार करना मुश्किल होगा। 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है कॉल्स में, और 35,000 के पुट पर भी 11 लाख शेयर। तो अगर 200 पॉइंट बढ़कर आप 35,000 के नज़दीक आते हैं तो जो पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है वो भी अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएटली थोड़ा छोटा सपोर्ट जो है वो है 34,500 के आसपास, 13 लाख शेयर है। 34,800 बीच में एक लेवल ऐसा निकल कर आ रहा है जहां पर तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही ट्रेडर्स वक्त बिताना चाहते हैं, जहां पर कल आप बंद हुए। तो 34,800 मेक और ब्रेक है, नीचे 34,500, ऊपर 35,000। 35,000 को पार किया तो 100 से 200 पॉइंट की तेजी और बनेगी, 35,100 35,200। सो ये है आपके लिए रेंज, आपके लिए क्लियर कट है बैंक निफ्टी पर। इससे ज़्यादा कोई डेटा है नहीं, इतने डेटा काफ़ी है। जी दीप। बिल्कुल सर, ढेरों डेटा है और काफ़ी डेटा है। एक्सपायरी से एक दिन पहले सारी रेंजेस क्लियरली निकल कर आ रही हैं, रेंज बाउंड एक्शन है और लेवल्स भी बाजार रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए आज के एक्शन पर तो सर नजर रहेगी, पर आईपीओ मार्केट्स में भी दमदार एक्शन है। एक और आईपीओ जो आज खुल रहा है उस पर अपनी सलाह दें सर। रोलेक्स रिंग्स, क्या करना चाहिए इस आईपीओ में? दीप बड़ा ही इंटरेस्टिंग आईपीओ है। मतलब बहुत समय बाद दीप एक ऐसा आईपीओ आया है जिसे मैंने बहुत पढ़ा है, बार बार पढ़ने का मन किया है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, हम शायद अकेले चैनल हैं जो आईपीओ पर इतनी इन हाउस रिसर्च करके ओपिनियन बनाकर राय देते हैं। नहीं तो आमतौर पर सब लोग ये कोशिश करते हैं कि कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतनी पढ़ाई करे। ब्रोकर्स रिपोर्ट आती है, किसी एक दो ब्रोकरेज से किसी को बुला लिया जाए, पूछ लिया जाए, बता दिया जाए। लेकिन एक नो डाउट उनकी ओपिनियन अपनी इम्पोर्टेंस होती है, वो भी बहुत मेहनत करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन जब हम अपनी रिसर्च के दम पर कुछ कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में आईपीओ में रिसर्च करना लिस्टेड स्टॉक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर किसी एक स्टॉक में, फॉर एग्जांपल एसआईपी स्टॉक में रिसर्च करके अगर हमें कोई रिकमेंड करना है तो उसमें 10% मेहनत लगती है, आईपीओ की रिसर्च करने में 100% मेहनत लगती है। मतलब ये रेशियो है, आपको मैं बताने चाहता हूँ कि 10 गुना मेहनत ज़्यादा आईपीओ की रिसर्च करने में लगती है। क्यों लगती है वो समझना चाहिए। वो इसलिए कि आपके पास कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 3 साल के फाइनेंशियल्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, मैनेजमेंट किस तरह का है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है, हर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर सकते हो। सब जगह सारे सॉफ्टवेयर में इनके रिजल्ट सारी सब कुछ है। यहाँ पर आपको 100 150 200 300 500 पेज का प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ना देखना पड़ता है, रिस्क फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो आसान काम है नहीं। और आमतौर पर इसीलिए लोग आईपीओ की रिसर्च करने से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि कौन इतनी मेहनत करें। लेकिन हम वो कोशिश करते हैं कि आईपीओ की रिसर्च आपके लिए बेहतर पहुंचे और सही पहुंचे, और वो पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। लिस्टेड कंपनियों की रिसर्च कोई भी कर सकता है, आप भी शायद थोड़ा मेहनत करें तो कर सकते हैं, लेकिन आईपीओ की रिसर्च करना मुश्किल काम है। और ये मैं अब क्यों कह रहा हूँ, इस बैकग्राउंड के साथ क्यों आ रहा हूँ वो बता दूँ। रोलेक्स रिंग्स, इस आईपीओ की जब रिसर्च की तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें समझ में आई और हमने बहुत डिटेल में जाकर इसको पढ़ने की कोशिश की। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि इस आईपीओ में करना क्या है आपको। पहले आपको ओपिनियन दे दूं, नहीं पहले ओपिनियन नहीं दूंगा, तो ओपिनियन दे दूंगा तो इसका मज़ा खत्म हो जाएगा। ओपिनियन में बाद में दूंगा। आप एक काम करिए, पहले मैं इसके पॉजिटिव बताता हूँ। पहला पॉजिटिव है इसका, पॉजिटिव इस पर आ जाइए। पहला पॉजिटिव है प्रमोटर्स का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। पुरानी कंपनी, 50 साल पुरानी कंपनी है, लंबा एक्सपीरियंस है। प्रमोटर्स ने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है। देश की वो बेरिंग से रिलेटेड जो काम करती है, ऑटो इंसुलेट टाइप के कारोबार है जिसमें ऑटो कंपोनेंट के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए बेरिंग का वो क्या कहना चाहिए, रिंग बनाने का काम करती है। और उसमें ये टॉप 4 कंपनियों में लीडिंग कंपनी है हिंदुस्तान में। तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा, वैल्यूशंस बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप दूसरी कंपनियों के कंपेरिजन में देखेंगे जो लिस्टेड पीयर्स हैं, उसके मुकाबले में प्राइस मल्टीपल पर देख लें, ठीक है, उसके मुकाबले में आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें, उसके मुकाबले में प्रॉफिट मार्जिन्स देख लें, अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने कर्ज कम किया है,
लगातार डेट रिडक्शन हो रहा है, वो भी अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो बहुत कंफर्टेबल है कंपनी का, एकदम 0.7 के आसपास, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, और ये भी कम हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव चीज़ है, कल एंकर बुक देखी है मैंने, कौन सा ऐसा लोकल फंड है जिसने पैसा ना लगाया हो। एंकर बुक बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। HDFC, ICICI प्रू, एक्सिस, आदित्य बिरला, SBI, कोटक, सारे बड़े म्यूचुअल फंड जितने हैं सबने इसमें पैसा लगाया। 219 करोड़ की एंकर बुक बनी। तो ये अच्छा, और एक और पॉजिटिव मैं ये कह सकता हूँ कि 2,500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी, छोटे मार्केट कैप की कंपनी आजकल कम आती है। मैं 2,500 करोड़ को इसलिए छोटा कह रहा हूँ, आजकल बड़े मार्केट कैप की ज़्यादा आने लगी। वैसे अपने आप में 2,500 करोड़ की कंपनी छोटी नहीं होती, तो ये इस तरह की कंपनियों में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं। अब नेगेटिव्स में आइए। नेगेटिव्स भी जितने इंटरेस्टिंग पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव भी इंटरेस्टिंग है। कैसे? आप इसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखें, टॉप से लेकर सारे की मैनेजरियल पोजीशन है, जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, उन सारी पोजीशन पे एक ही फैमिली के लोग हैं, जो प्रोमोटर फैमिली के, मडेगा फैमिली। हो सकता है HUF हो और सारी फैमिली मेंबर्स मिलके ये बिजनेस चला रहे हैं, उसमें गलत भी नहीं है, लेकिन वो एक नेगेटिव हम इसलिए मानते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट या बाहर का मैनेजमेंट नहीं है, पूरा फैमिली रन बिजनेस की तरह आपको नजर आएगा। खाली एक जो कल CFO साहब थे, दोषी साहब, जिनका हमने इंटरव्यू किया, वो भी अभी 2-4 महीने पहले ही CFO बने हैं, कंपनी में काफ़ी समय से, लेकिन अभी अभी उन्हें CFO बनाया। तो बाहर का प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, ये भी प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन है सारे के सारे मडेगा फैमिली के मेंबर्स, वो एक नेगेटिव होता है। दूसरा, अब इसके प्रॉफिट के नंबर्स जो मैं देख रहा हूँ, नंबर्स बहुत ही शानदार है। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे नंबर्स भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मसलन मैं बताऊँ आपको, देखिए हुआ क्या है, पिछले 2-3 साल की आप परफॉर्मेंस देखें ना, मार्च 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू किया 900 करोड़ का, और मार्च 2021 में किया 600 करोड़ का, यानी 900 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 600 करोड़ आ गया। लेकिन मुनाफा 60 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़। रेवेन्यू घट रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है। लिटिल टू डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, वो टैक्स एडवांटेज की वजह से, और उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन, अब प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के 15-16% है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 15-16% है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग, MM फोर्जिंग, पुरानी लिस्टेड स्टेब्लिश कंपनियां, उनके भी नहीं है। तो ऐसी ये कंपनी क्या खास कर रही है कि इसके मार्जिन इतने बढ़िया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो नंबर्स हैं बहुत अच्छे, लेकिन इतने अच्छे नंबर्स पे भी इमीडिएटली भरोसा नहीं होता, वो एक चीज़ है। अब आइए, जो कुछ भी प्रॉफिट बढ़ा है पिछले साल वित्त वर्ष 2021 में, उसमें ज़्यादा योगदान टैक्स एडवांटेज का है। तो अगर ये टैक्स एडवांटेज नहीं रहा तो क्या ऐसे ही नंबर्स आगे मेंटेन हो पाएंगे? इसका जवाब मैनेजमेंट से लेना होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी, इसको एक प्रोस्पेक्टस को पढ़ते पढ़ते, वो ये है, 2017 से 2019, जुलाई 2017 से जून 2019 में केयर रेटिंग्स ने इस कंपनी की रेटिंग रखी थी केयर डी। केयर डी रेटिंग का मतलब ये कि या तो कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है या डिफॉल्ट करने के करीब है, और 2013 में भी एक बार कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। तो अगर 2 साल पहले ही अभी अगर डी रेटिंग थी, अभी आज की तारीख में केयर की रेटिंग डबल बी है। डबल बी रेटिंग ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, डिफॉल्ट वाली मामला तो नहीं है, लेकिन 2 साल पहले ही डी रेटिंग और वो 2 साल तक रही है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है कि फिर क्या कंपनी के पुराने फाइनेंशियल्स भी देखने चाहिए, क्या वाकई में ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा डाइसी रहा है, पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देती है। तो जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, एक्सट्रीम अच्छी लग रही है कि क्या वैल्यूशंस है, कितने बढ़िया फंड्स पैसा लगा रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि नहीं कंफर्ट नहीं आ रहा। तो अपने क्या करना है, सिंपल, जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो वैल्यूशंस पे आ रहा है उसको देख के ये तो नहीं लगता कि IPO नीचे लिस्ट होगा, करेक्ट, वो तो कोई चांस नहीं है। तो आप एक बार लिस्टिंग पर पैसा लगाने के लिहाज से अप्लाई कर दीजिए। लिस्टिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, वहाँ पर फिर हम लिस्टिंग पर व्यू लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो प्योरली अभी रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग पर पैसा लगाने के लिहाज से इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। ये ओपिनियन आपकी आ जाएगी भी। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स। रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स अप्लाई करें लिस्टिंग गेन्स के लिए, ज़्यादा हटा दें, खाली जोखिम ही रहने दें। जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। ये मेरी राय है। दीप, क्लियर है?
बिल्कुल सर, क्लियर है और देखेंगे किस तरह का रिस्पांस बाजार देता है इस आईपीओ को। पर जैसा अनिल जी कह रहे हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए फिर एक नई आईपीओ खुल रही है, उस पर नजर रहेगी। एक चीज और भी कहना चाहता हूँ दीप, एक चीज और कहना चाहता हूँ। खबरें जी सर। दीप, एक चीज और कहना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, और वो ये है कि जब दोनों तरह की चीजों में मैं उसके बावजूद पैसा लगाने की राय दे रहा हूं तो उसका एक रीजन भी है। मैं इस मामले में काफी हद तक उन तमाम फंड मैनेजर्स पे भरोसा कर रहा हूं जिन्होंने एंकर बुक में पैसा लगाया, क्योंकि क्या क्या होता है, कई बार आईपीओ के वक्त जब आप किसी कंपनी का इंटरव्यू करते हैं या जो प्रोस्पेक्टस देखते हैं, उसमें वो बहुत सारी चीजें वो नहीं होती जो कंपनी आगे करने वाली होती है। करेक्ट, आगे फ्यूचर्स के एक्सपेंशन प्लान्स, आगे की ग्रोथ, आगे की प्रॉफिटेबिलिटी, वो जनरली फंड मैनेजर से जब 1-on-1 वो रोड शोज करते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें बताते हैं, लेकिन पब्लिकली चूंकि अलाउ नहीं है तो वो पता नहीं चलता। तो मैं ये भरोसा कर रहा हूँ कि इन सारे फंड मैनेजर्स ने कुछ न कुछ अपनी मेहनत की होगी, अपना दिमाग लगाया होगा, है ना, और पूरा सोच समझकर उन्होंने एंकर बुक में पैसा डाला है। तो मैं काफी हद तक अपने जजमेंट में एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि इन्होंने अपनी मेहनत की होगी, और जब इतने बढ़िया फंड्स एंकर बुक में डाल रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक चांस लेने में हर्ज नहीं है। तो इन सबको देखते हुए मेरी राय है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। जी क्लियर है सर, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है इस आईपीओ में। रखते हैं नजर किस तरह का एक्शन इस पर बनते हुए दिखेगा आने वाले 3 दिनों में। पर आइए फिर और खबरें कौन सी हैं, आईपीओ अपडेट और साथ ही नतीजे, पूरी लिस्ट लेकर हमारी टीम तैयार है। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में काफ़ी सारी कैश की कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें एबीबी इंडिया, एस्टेक लाइफ, बिरला सॉफ्ट, सेंट्रल बैंक, तमाम कंपनी है जिस पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ नतीजे तो घोषित करेगी, साथ साथ बोनस शेयर पे बोर्ड विचार करने वाला है। तो ये जब अनाउंसमेंट आया था, तगड़ा एक्शन इस काउंटर में देखने मिला था। देखते हैं आज किस तरह का अनाउंसमेंट निकल के आता है। एक्स डिविडेंड है कैडिला और एल&टी। कैडिला 3.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड और एल&टी 18 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, तो उसका एडजस्टमेंट जो है आज आपको देखने मिलेगा। इंडसइंड बैंक पोस्ट मार्केट रिजल्ट में एनआईआई यहाँ पे अच्छे खासे 7.5% बढ़े हैं, 3564 करोड़ पे आया है, लेकिन मुनाफे में तगड़ा जंप देखने मिला है, 99% बढ़ा है, ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, 510 करोड़ से बढ़ के 1016 करोड़ पे आया है। हमारा अनुमान 879 करोड़ का था। प्रोविजनिंग यहाँ 18% यानी कि 18% गिरी है। ग्रॉस एनपीएस जो है 2.67% से बढ़ के 2.88% का है, 2.9% के आसपास का अनुमान। तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट का कहना है कि मई में कलेक्शन पे असर पड़ा था, जून और जुलाई में कलेक्शन जो है उसमें लगातार सुधार हो रहा है, और सितंबर में जो कलेक्शन है वो सामान्य स्तर पे पहुंच सकता है। तो कुछ हद तक इस कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है ठीक ठाक नजर आ रही है। हालांकि इनका कहना है कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार जो है उसके लिए पूरी 100% प्रोविजनिंग जो है इस कंपनी ने की है, और जो सीवी स्पेस है उसमें कुछ हद तक सुधार हो रहा है। कैश के नतीजे में कर्नाटका बैंक ये काउंटर है जहाँ पे एनआईआई जो है 7.5% बढ़ा है। मुनाफा जो है 196 करोड़ से घट के 106 करोड़ के आसपास आया है। तो मुनाफा इस कंपनी का गिरा है, प्रोविजनिंग भी इस कंपनी की गिरी है। ग्रॉस एनपीएस जो है 4.82% पे आए हैं, 4.91% से कम होके। तो कुछ हद तक मिक्स इसके लिए है, क्योंकि मुनाफा गिरा है लेकिन एसेट क्वालिटी जो है उसमें थोड़ा बहुत सुधार देखने मिला है। बिल्कुल, तो दोनों बैंक्स के रिएक्शन पर रहेगी नजर, और कर्नाटका बैंक के मैनेजमेंट से भी आज हम 11 बजे बातचीत करेंगे, तो जानेंगे नतीजों के बारे में और डिटेल्स और साथ ही आगे का आउटलुक भी। पर आइए देवांशी से भी जान लेते हैं कुछ और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले बीएलएस इंटरनेशनल, इसके नतीजे काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और जो बिक्री है वो आप देखिए 244% तक का जंप आपको इस बार आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफे में भी एक बड़ा जंप है, 3 करोड़ थे पिछले साल और वहाँ से बढ़कर 19 करोड़ का कामकाजी मुनाफा इस बार आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में एक अच्छी बढ़त है, दुगने होते हुए दिखे हैं, 5.7% से बढ़कर 10.6% पे कंपनी ने मार्जिन्स पोस्ट किया, और 20 करोड़ का मुनाफा इस बार कंपनी को होता हुआ दिखा है। तो इस पर आप नजर रखें। साथ ही फोसेको इंडिया घाटे से मुनाफे में ये भी कंपनी आती हुई दिखी है। उनकी जो कुल बिक्री है 168% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 6 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल कामकाजी घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था, और मार्जिन से इस बार आप देखिए अच्छे आते हुए दिखे हैं। साथ ही जो मुनाफा है वो 6 करोड़ का आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल 3 करोड़ का घाटा था कंपनी को। आईएफएल फाइनेंस वाई नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं,
जो कुल बिक्री उनकी 11% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 30% से ज़्यादा की बढ़त देखने मिल रही है और जो मुनाफा है वो 104 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल करीब 16 करोड़ के आसपास का था। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी आप देखिए नंबर्स अच्छे हैं, जो कुल इनकी बिक्री है वो 20% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 6% तक की बढ़त है, 17 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 16 करोड़ से बढ़कर मार्जिन इस बार करीब 26% पे आते हुए दिखे हैं। पिछले साल 28-29% के आसपास थे, तो हल्के सा दबाव मार्जिन पर है, लेकिन मुनाफा इस बार आप देखिए 28% तक कम होता हुआ दिखा है। लेकिन बिक्री और साथ ही कामकाजी मुनाफा ये दोनों थोड़े से बड़े हैं, तो ओवरऑल थोड़े से मिले जुले नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। सन फार्मा पर आज नजर रहेगी क्योंकि टैरो के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो कंसोलिडेटेड घाटा है वो $4.3 करोड़ से कम हुआ है, इस बार $1.8 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। लेकिन इनकी जो आय है वो $11.7 करोड़ से बढ़कर $14.7 करोड़ पे आती हुई दिखी है। सन फार्मा पर आज आपको फोकस करके चलना है इन नतीजों के चलते। तो सन फार्मा फोकस में रहेगा। ढेरों और नतीजे आए थे जिस पर थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से रिजल्ट एक्सरे में करेंगे चर्चा। पर आइए मानसी से भी कुछ और नंबर्स और खबरों के बारे में जान लेते हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। वीएसटी इंडस्ट्रीज कमजोर नतीजे हैं क्योंकि कंपनी का मुनाफा करीब 8% गिरता हुआ दिखा है। मार्जिन जो हैं 31.7% से 24.7%। हाँ, कंपनी की आय में 17% की बढ़त जरूर दिखी है, लेकिन मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ अपडेट यहाँ पर पहले ही दिन हमने देखा आईपीओ 2.78 गुना भरता हुआ दिखा है। आज आईपीओ का दूसरा दिन है। क्यूआईबी हिस्सा भी भरना बाकी है, लेकिन एनआई 0.86 टाइम्स, रिटेल 5.17 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। फ्रेश इशू अमाउंट 1060 करोड़ का है। प्राइस बैंड 695 टू 720 पर शेयर है। हुडको ओएफएस अपडेट। हुडको के ओएफएस का नॉन रिटेल हिस्सा जो है 1.96 गुना भरा है। आज रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस खुलने जा रहा है। सरकार ओएफएस के जरिए करीब 11 करोड़ शेयर्स बेचने जा रही है। ओवर सब्सक्राइब होने पर अतिरिक्त 2.5% हिस्सा बेचने की भी योजना है। कुल 8% हिस्सा बेचेगी सरकार और फ्लोर प्राइस 45 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और एक खबर, डॉक्टर रेड्डीज भारत में बनी हुई स्पुतनिक वी वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर में भारत में उपलब्ध होने जा रही है, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज पर एक बार नजर रखनी होगी। बिल्कुल, देखते हैं कल की गिरावट के बाद क्या आज डॉक्टर रेड्डीज इस खबर पर संभलते हुए दिखता है कि नहीं। देवांशी, कुछ खबरें आपके पास भी हैं, बताइए। ईपीएल अपोलो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है क्योंकि 6 अगस्त को नतीजों के साथ बोनस पर भी बोर्ड फैसला लेता हुआ दिखेगा। साथ ही बजाज हेल्थ केयर जहां पे 13 अगस्त को बोर्ड की बैठक होने वाली है और स्टॉक स्प्लिट पर यहां पे फैसला होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही राइट्स इंडिया जहां पे कंपनी को नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 19 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और मैट्रिमोनी.com पर आपको नजर रखनी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में कम कर दी है। 5.08% थी, वहां से घटाकर अब 3.22% उनकी होल्डिंग है। खुले बाजार में 4.25 लाख शेयर्स जो है वो कंपनी ने बेचे हैं और अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में उन्होंने कम कर दी है। और फाइनली वरुण के पास चलते हैं, कुछ और खबरें और फंड एक्शन के लिए भी। वरुण, बताइए। डेफिनेटली दीप, तो यहाँ पे साइंट इस पे नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी के एक जो ऑस्ट्रेलिया की होल्डिंग ओन्ड सब्सिडरी है, उन्होंने वर्कफोर्स डेल्टा नाम की एक ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी है उसमें 100% हिस्सा खरीद लिया है, यानी कि पूरा अधिग्रहण कर लिया है। $2.7 मिलियन में अधिग्रहण किया गया है और करीब एक हफ्ते में ये जो एक्विजिशन है वो पूरा हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लद्दाख सरकार को 8.23% हिस्सा अधिग्रहण की मंजूरी मिली है। आरबीआई ने हिस्सा अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। किर्लोस्कर ग्रुप की जितनी कंपनी है उन पर नजर रखेगा, खासकर किर्लोस्कर ब्रदर्स पे, क्योंकि किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ने सेबी और एक्सचेंजर्स को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स, अतुल और राहुल किर्लोस्कर के खिलाफ ये चिट्ठी लिखी गई है। ग्रुप के बारे में गलत बयान देना और भ्रमक करने का आरोप लगाया गया है। सेबी और एक्सचेंजर्स को लिखी चिट्ठी में लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन के बारे में भी आरोप लगाया गया है। सेबी की तरफ से फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर जारी आदेश नहीं बताने का भी आरोप लगाया गया है। तो काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। इसके चलते किर्लोस्कर ग्रुप की जितनी कंपनीज है उनको आपको अपने रडार पर रखना है। और सबसे आखिरी में एक बड़ी डील है, पंजाब एल्कलीज में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 114 रुपए के भाव में।
ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरें। ढेरों खबरें आती हुई दिखी हैं, नतीजों का भी रिएक्शन है और ब्रोकरेजेस पर भी फोकस है। आइए देखते हैं क्या कह रही है ब्रोकरेजेस एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स के बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। डॉक्टर रेड्डीज के साथ सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। कल नतीजों के बाद भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली थी और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स ज़्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। जेफरीज अभी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने 6,209 रुपये से घटाकर 5,761 रुपये कर दिया। 4,853 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 5,110 रुपये के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस आउटपरफॉर्म से अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, यानी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। 5,200 से लक्ष्य को हटाकर करीब 4,900 कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली देखिए तो अभी भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 5,860 रुपये के लक्ष्य के लिए। और कमेंट्री में अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स में और एपीएस सेगमेंट में प्राइस इरोशन देखा गया था, जिसके चलते मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। क्रेडिट स्विस कह रहे हैं कि जो स्पुतनिक वी की सप्लाई है इसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, इसके चलते जो एक गोल्डन अवसर है इनके पास भारत में जो शॉर्टेज हो रही है वैक्सीन सप्लाई का, उसका अवसर इन्होंने खो दिया है। तो इसका चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 14 से लेके 15% की कटौती की है। टोरेंट फार्मा एक और स्टॉक है जहां पर नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेफरीज की अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया इन्होंने 2,655 रुपये का, 3,011 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि यूएस मार्केट में कंपनी का जो प्रदर्शन है बेहद निराशाजनक देखने को मिला। क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य है 2,280 से बढ़ाकर 2,475 रुपये के आसपास कर दिया है। सीएलएसए अभी भी स्टॉक पर बुलिश है, इन्होंने खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 3,650 रुपये के लक्ष्य लिए। कह रहे हैं कि लगातार 5 क्वार्टर से अगर आप देखें तो इनके जो मार्जिन आ रहे हैं वो अनुमान से बेहतर आ रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक पर अभी भी बुलिश हैं। डीएलएफ यहां पर नजर रखिए, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली ने और लक्ष्य दिया करीब 400 रुपये के आसपास का, 337 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि जो रेसिडेंशियल साइकिल में एक अपसाइकिल देखने को मिलेगी, इसका एक आगे जाकर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और बाकी के भी की मॉनिटरेबल्स जो हैं वो अच्छे प्रदर्शन देखने को मिला है वहां पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, कैनरा बैंक पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 155 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब 150 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि नतीजे जो है अनुमान से बेहद कमजोर देखने को मिले थे। इंडसइंड बैंक यहां पर नजर रखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,225 रुपये के लक्ष्य के लिए, 972 की कल की क्लोजिंग है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1,222 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि इनके अनुमान से 65% ज़्यादा तक कंपनी का मुनाफा और अन्य पैरामीटर्स पर भी अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे ही नजर आ रहे हैं। सीएलए खरीदारी किराए को बरकरार रखें 1,350 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि आगे जाकर रिकवरी जो है और तेजी से देखने को मिलेगी। मॉर्गन स्टैनली नतीजे कमजोर देखने को मिले थे, माफ कीजिएगा, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर कहा जा रहा है कि नतीजे कमजोर देखने को मिले थे। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,290 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 2,100 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि आगे जाकर जो है इनकी जो ग्रोथ है प्रोस्पेक्ट्स वो अच्छे हैं, लेकिन नतीजे लगातार कंपनी की तरफ से खराब आ रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि कंपनी को जो है 3,000 करोड़ का QIP जो है जल्द लॉन्च करना पड़ेगा। अंत में रैमको सीमेंट्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है, अब आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1,060 रुपये के लक्ष्य ले। और कह रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही थोड़े से कमजोर, साल दर साल ठीक ठाक नतीजे देखने को मिले। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। शुरुआत करते हैं उन नतीजों से, नतीजे अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। आज लंबी लिस्ट है, जल्दी से पहले जान लेते हैं उन शेयरों के बारे में, इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस और अच्छे नतीजे। वरिंदर गुड मॉर्निंग, बताएं सर। मॉर्निंग सर। सर एक छोटा सा चीज है सर जो मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज हम एमएनसीज की बात बहुत करते रहते हैं इंडिया में। सर कल एप्पल, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के जो नंबर्स आए उस बेस पे उन्होंने 20% ग्रोथ दिखाया और उन तीनों कंपनीज का जो कंबाइंड प्रॉफिट है सर वो $50 बिलियन था। 50 बिलियन का मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़। इट्स अ ह्यूज थिंग जो आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस बेस पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, इवन दीज कंपनीज ट्रेडेड एनीवे बिटवीन 30 to 40 टाइम्स ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो आई डोंट नो कि हम इंडिया में कुछ ऐसी एमएनसीज को, कुछ कंपनीज को इतना बड़ा वैल्यूएशन क्यों देते हैं। तो आप वो हमेशा पॉइंट मैं बोलता हूँ जब भी आता हूँ यहाँ पे। दूसरा सर, गुड रिजल्ट्स और इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। सो अगेन
क्लियरली गोदावरी पावर सर, मगर ये कंपनी सर मेरे ख्याल में 60-70 रुपए का भाव होता था 2-3 साल पहले। अब ये क्वार्टर में 115 रुपए का ईपीएस किया है इसने। तो अगेन सबको मालूम था कि ये नंबर बहुत अच्छे आएंगे, जिस तरीके से आयरन ओर के भाव बढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से नंबर भी अच्छे आए हैं। एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ज्यादा अच्छे आए हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 500 करोड़ के आसपास एबिटा आएगा, ये पौने 600 करोड़ एबिटा आया। बेस्ट एवर एबिटा है कंपनी का, 50% मार्जिन हो गए हैं सर। तो ये कौन सा कमोडिटी कंपनी में हमने देखा है कि कमोडिटी कंपनी 50% मार्जिन बनाने लगा है, और अभी भी ये 6 टाइम ट्रेलिंग ईपीएस पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा स्टॉक नहीं है। ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स हाउ आयरन ओर प्राइसेस गोज इन, बट द बिगर पॉइंट हियर इज सर कि जब आप जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर देखेंगे या गोदावरी के नंबर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टील साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट क्वार्टर लोग बोल रहे थे कि इस क्वार्टर नंबर खराब आने चालू हो जाएंगे, वो नहीं हुआ है। ऑफकोर्स फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। दूसरा सर, ये होम बिल्डिंग थीम हम कब से बात कर रहे हैं, पिछले क्वार्टर से। इस बार रैमको इंडस्ट्रीज के नंबर्स देखिए सर, और इसमें इंपॉर्टेंट है आपको स्टैंड लोन नंबर देखने हैं, कंसोलिडेटेड नहीं देखने हैं, बिकॉज उसमें रैमको सीमेंट्स आता है। तो स्टैंड लोन में नंबर सर, मगर अगर मार्जिन की बात करें तो 19-20% मार्जिन आया कंपेयर टू 10% क्वार्टर, तो बहुत अच्छा ग्रोथ आया। इवन कोविड के कारण भी, कोविड को हटा के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 25 करोड़ लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट किया था, इस बार 57 करोड़ आया। और सर ये अभी भी मेरे ख्याल में अगर आप स्टैंड लोन भी देखेंगे ना, तो ये ट्रेड कर रहा है कुछ 20 टाइम टीटीएम स्टैंड लोन पे। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर कि इसका 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें कुछ 6-6,500 करोड़ का तो रामको सीमेंट और अदर रैमको ग्रुप कंपनीज पड़ी हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में सर एक ही दो चीजें जो अच्छी हैं, एक है कि ये मार्जिन इंप्रूवमेंट हर क्वार्टर एंड क्वार्टर हो रहा है। तो इस बार जो बेस्ट मार्जिन आए इस कंपनी के, 5.5% मार्जिन आए कंपेयर टू 4.7% मार्जिन जो क्वार्टर क्वार्टर थे। पर इसमें और भी जरूरी चीज क्या है कि सर नॉन महिंद्रा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो रेवेन्यू है, एससीएम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू द महिंद्रा बिजनेस। सो इनका फोकस यही रहा है कि कैसे मार्जिन इंप्रूव करें, और दूसरा कैसे नॉन महिंद्रा जो है उसका रेवेन्यू शेयर हम बढ़ाएं। तो वो दोनों चीज अच्छी हो रही हैं। और सर कल डॉक्टर रेड्डीज के बाद आज जो फार्मा के नंबर्स कल मार्केट क्लोज होने के बाद टोरेंट फार्मा और ग्रेन्यूल्स के नंबर आए, एटलीस्ट वो नंबर अच्छे आए थे या इनलाइन आए थे, उतने खराब नहीं आए थे जैसे डॉक्टर रेड्डीज के है। सो आई एम होपिंग कि हाँ भी आज फार्मा उतना खराब नहीं जाएगा। ग्रेन्यूल्स हम सबको पता है कि इन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, और इस बार नंबर सर अच्छे आए। 21 से 22% मार्जिन एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 23.5% मार्जिन, 23.5% मार्जिन आए। तो नंबर्स वर बेटर व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। और कल वैसे भी फार्मा की धुलाई हो चुकी थी, तो तीनों सेगमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया ग्रेन्यूल्स में। तो ये 4 कंपनीज है सर जिनके नंबर मुझे बहुत अच्छे लगे, और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। बिल्कुल, तो ये अच्छे नंबर्स की लिस्ट आपके सामने है, लेकिन जो कमजोर नंबर्स आए, रिजल्ट्स खराब है, उनके बारे में बताएं वरिंदर। इंडियो की बात आप सब कर चुके हो सर, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, बिकॉज 6 क्वार्टर से लॉस कर रहा है। 6 क्वार्टर का लॉस देखें तो इस बार सबसे ज्यादा बड़ा लॉस आया है। दूसरा डिक्सन सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, बट अच्छा कंपनी और अच्छा इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर आप नंबर्स देखें तो सर 4 क्वार्टर पहले इसका 5.5% मार्जिन था, कम होकर 2.5% मार्जिन हो गया है। अगर आप नंबर्स कंपेयर करेंगे सर, तो पिछले मार्च से इस मार्च नंबर्स कमजोर हुए हैं, लेकिन स्टॉक 7 गुना बढ़ गया है। सो एबिटा 80 करोड़ से 48 करोड़ आ गया है। मार्जिन 3.2% से 2.6% फॉल हो गए हैं। नंबर्स खराब थे, तो आई हैव नो क्लू कि इसको हम लोग 150 टाइम 150 टाइम्स, और आई थिंक ये डीमार्ट से भी एक्सपेंसिव नंबर वैल्यूएशन होगा डिक्सन का, जिस तरीके से दे रहे हैं। दूसरा आरती ड्रग सर, मैं लास्ट क्वार्टर से बोल रहा हूँ कि कुछ केमिकल कंपनीज है, कुछ एपीए कंपनीज है जिनमें आप थोड़ा सावधान रहिए कि उनकी मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ से ज्यादा नहीं होगा। अभी आरती ड्रग्स का देखिए सर, ये 13%, 13.5% मार्जिन आया इस बार। 16% था पिछले क्वार्टर, और एक साल पहले वाई 25% था। तो सेल्स ठीक है सर, बट इसके 25% मार्जिन से 13.5% मार्जिन हो गया। सो यू कैन सी द फॉल व्हाट हैज कम इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। ये मार्जिन्स में कि 50-50 बेसिस पॉइंट एक्सपेंड करना ही बहुत मुश्किल बात होती है सर। यहाँ पे हमने देखा कि मार्जिन्स ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं। टीटी के प्रेस्टीज, कोविड के कारण इसके नंबर्स खराब आए, 18% से 11% मार्जिन आया क्वार्टर क्वार्टर। अनूप इंजीनियरिंग सर, स्टॉक प्राइस बढ़ता रहता है, अब सब बोलते रहते हैं, बट इसके रिजल्ट्स बारिंग द लास्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर था जब क्वार्टर 4 देखा था मैंने, अच्छे आए थे, बट अदरवाइज उसकी कोई नंबर्स बहुत तकड़े नहीं आए। इस बार तो 35 करोड़ से एबिटा कम होकर 13 करोड़ रह गया है। तो रिजल्ट्स, स्टॉक प्राइस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट रिजल्ट्स आर कमिंग इन। रिजल्ट्स हैज बीन वीक फॉर अनूप। इस क्वार्टर तो बहुत ज्यादा खराब थी सर, 133 करोड़ से 50 करोड़ का सेल्स रहेगी। जी, और वरिंदर, 2 रिजल्ट आपकी इस लिस्ट में दिख रहे हैं उम्मीद के मुताबिक, टोरेंट फार्मा और डालमिया भारत, बताएं इनके बारे में। टोरेंट फार्मा अगेन सर, मैं बार बार बोलूंगा, इस बार कंसर्न सबसे ज्यादा ये रहा है कि यूएस प्राइसिंग डिप्लीट हो रही है फार्मा कंपनीज के लिए। जब हमने डॉक्टर रेड्डीज के नंबर देखे और लेम्बे के नंबर देखे, एटलीस्ट टोरेंट फार्मा में वो
रेड अलर्ट नहीं आया कि हाँ भी इतने बड़े कोई झटका दिखा हमें। टोरेंट फार्मा का लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 670 से 680 करोड़ का EBITDA आएगा, सेम आया। मार्जिन 32% के आसपास आया। इट वाज एक्सपेक्टेड 31-32%। कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, 36 टाइम्स पे ट्रेड करता है, बट एटलीस्ट कोई रेड अलार्म नहीं आया। टोरेंट फार्मा इनलाइन था। तो डालमिया भारत सर बहुत कंपनीज में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, रियलाइजेशन बढ़ रही है, इस करके EBITDA पर टन सेम है और या थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। तो इसमें भी ये हुआ सर कि आप देखेंगे कि सीमेंट का रियलाइजेशन बढ़ा, सेल्स का वॉल्यूम गिरा, मगर सेल्स वॉल्यूम वर डाउन 23% क्वार्टर क्वार्टर, बट सीमेंट का रियलाइजेशन 8% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, इसलिए EBITDA पर टन 1450 के आसपास आया। बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है सर। 14 टाइम पे ट्रेड करता है EV EBITDA पे 22। देयर आर अदर बेटर कंपनीज जो सस्ती ट्रेड करती हैं, तो ये दोनों को मैं इनलाइन में रखा है कि नंबर्स वर इनलाइन, थोड़े से एक्सपेंसिव है दोनों। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स।